व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स स्टडी सर्किल। तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। लास्ट क्लास में स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया था। लेजर किस तरीके से कौन कौन से लेजर बनाने हैं वो सारा कुछ हमने बता दिया था। आज हम लोग करने वाले हैं उस स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिससे और भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है रिगार्डिंग द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ग्रीन प्लाई लिमिटेड इंदौर हैज रिटेल ब्रांच एट दिल्ली। ग्रीन प्लाई लिमिटेड इंदौर में है, जो हेड ऑफिस इंदौर में है, उसका एक रिटेल ब्रांच दिल्ली में है। ऑल द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस। और इंदौर हेड ऑफिस जितना भी गुड्स अपने दिल्ली ब्रांच को फॉरवर्ड करता है वो सबके सब सेलिंग प्राइस पे फॉरवर्ड करता है। और सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट प्लस 25%। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच P&L अकाउंट। चार लेजर मुझे बनाने बोला गया है, ब्रांच डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट एंड P&L अकाउंट। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड है। चलो चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कैश सेल से क्रेडिट सेल, कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, रेंट एंड रेट्स पेड बाय हेड ऑफिस, वेजेज पेड बाय हेड ऑफिस, सन्ड्री एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स स्पॉइल्ड, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अब मुझे जो लेजर बनाने बोला गया तो मैंने लेजर का फॉर्मेट आपको बताया है, किस तरीके से स्टॉक बनाना है, किस तरीके से डेटर बनाना है, कैसे ब्रांच का एडजस्टमेंट बनाना है, कैसे ब्रांच P&L अकाउंट बनाना है। और भी कुछ लेजर बनाने होते हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एसेट्स अकाउंट। बट इस क्वेश्चन में केवल 4 लेजर बनाने बोला गया, तो मैं आपको 4 लेजर बना के बताता हूं किस तरीके से ब्रांच अकाउंट को स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले मुझे बनाना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलो जी, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब तो पूरा का पूरा उधर आ नहीं पाएगा एक साथ में। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ थोड़ा एडजस्ट करने का इसको। ये हमारा इधर क्वेश्चन हो गया। चलो ये हो गया हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये पूरा ही आप ले लो। चलो ये हो गया ब्रांच स्टॉक। इसके साथ साथ मुझे डेटर भी बना के चलना है। अब मैं आपको एक साथ दोनों लेजर बना के बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर मुझे दोनों ही साथ साथ बना के चलने होते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रांच स्टॉक का। इसके जस्ट नीचे मैं बना दे रहा हूं ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि ये दोनों लेजर ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो दोनों ही लेजर में जाते हैं, ब्रांच स्टॉक में भी ब्रांच डेटर में भी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ब्रांच डेटर अकाउंट। ये हो गया हमारे ब्रांच डेटर अकाउंट। अब ये दोनों को मैं साथ साथ बता के चलूंगा आपको, और बिल्कुल इजी वे में आप स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को भी समझ सकते हो। सबसे पहले देखो कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग डेटर भी गिवन है। हमने क्या बोला था, डेबिट में आप रिकॉर्ड करोगे ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी लिख करके, और डेटर को भी डेबिट में ही रिकॉर्ड करोगे बैलेंस बीडी लिख करके। ओपनिंग स्टॉक है 4000 रुपीज का और ओपनिंग डेटर है 2000 रुपीज का। तो 4000 2000 ये ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर हमने दिखा दिए। अब हमने क्या बताया था इनका नेचर, कि स्टॉक और डेटर डेबिट में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं। चलो अब जिस ट्रांजेक्शंस के कारण ये इंक्रीज होंगे डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, जिसके कारण ये डिक्रीज होंगे क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिख रहा है कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो देखो जब जब आप सेल करोगे ना, कैश सेल करोगे या क्रेडिट सेल करोगे, स्टॉक क्या होगा, घटेगा। तो स्टॉक के क्रेडिट में आप रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहले तो आप बाई कैश सेल रिकॉर्ड कर लोगे। तो कैश सेल हमने किया है 17,400 का। अब ये जो क्रेडिट सेल आ रहा है ना, इसका इफेक्ट स्टॉक में भी जाएगा, इसका इफेक्ट डेटर में भी जाएगा। क्यों जाएगा? आप क्रेडिट में सेल करोगे डेटर्स बढ़ेगा और स्टॉक घटेगा। तो स्टॉक के क्रेडिट में आप दिखाओगे क्या लिख करके, बाई ब्रांच डेटर। ये ब्रांच डेटर हो गया। तो ये ब्रांच डेटर क्यों आया? क्योंकि क्रेडिट सेल आपने किया। क्रेडिट सेल कितने का किया? 3600 का किया। तो आपने 3600 यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। अब ब्रांच की डेटर भी तो बढ़ गई। तो ब्रांच की डेटर बढ़ी तो मैं कहां दिखाऊंगा? डेबिट में दिखाऊंगा। क्या लिख करके दिखाऊंगा? ब्रांच स्टॉक।
क्योंकि डेटर बढ़ी लेकिन उसका एक और इफेक्ट गया कि स्टॉक बिट तो घटी। अब स्टॉक घटी तो यहाँ पे आप दिखा दोगे डेबिट में क्रेडिट सेल के लिए, तो 3600 का आपने सेल करा। क्लियर है जी। अब उसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। देखो जब जब डेटर मुझे पेमेंट कर देगा ना तो डेटर की बैलेंस घटेगी, तो आप इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे बाय कैश रिसिप्ट भी आप लिख सकते हो या कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। 5000 रुपीज की कैश रिसिप्ट हुई है डेटर से। उसके बाद है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। देखो जब जब हेड ऑफिस गुड्स सप्लाइड करेगा ब्रांच को तो ब्रांच का स्टॉक क्या होगा, ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा ना। तो ब्रांच का स्टॉक जब बढ़ेगा तो आप इसको डेबिट में लिखोगे, क्या लिखोगे, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच या गुड्स सेंड टू ब्रांच भी आप लिख सकते हो। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, कितने का गुड्स हमने सप्लाई किया, 19,000 रुपीज का, स्टॉक बढ़ा दो आप डेबिट में रिकॉर्ड करके। उसके बाद रेंट एंड रेट्स पेड बाय हेड ऑफिस, इसका कोई मतलब नहीं है स्टॉक और डेटर को। वेजेज पेड बाय हेड ऑफिस, सन्डे एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंसेस ना तो स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड होना है ना डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड होना है। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। देखो कस्टमर कौन होते हैं, हमारे डेटर होते हैं, तो डेटर्स को आप डिस्काउंट दोगे तो डेटर की बैलेंस क्या होगी, घटेगी ना। तो आप इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लोगे बाय डिस्काउंट अलाउड। अब कितना डिस्काउंट आपने दिया है डेटर को, डिस्काउंट अलाउ किया है 200 रुपीज का, तो आप यहाँ पे 200 रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यानी जो कस्टमर है हमारा डेटर है वो गुड्स रिटर्न कर रहा है। हमने सेल करा था, डेटर बढ़ गई, स्टॉक घट गई। अब जब वो कस्टमर जिसको हमने सेल करा वो कस्टमर कुछ गुड्स रिटर्न करेगा तो स्टॉक इंक्रीज होगा, डेटर डिक्रीज होगा। तो आप डेटर के क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे क्या लिख करके, ब्रांच स्टॉक। अब ब्रांच स्टॉक यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न हमने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आप फुल फॉर्म लिखोगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना। तो ब्रांच कितने का कस्टमर गुड्स रिटर्न करा, तो गुड्स रिटर्न करा 100 रुपीज का, 100 रुपीज रिकॉर्ड कर दोगे। स्टॉक बढ़ जाएगा सर, बिल्कुल बढ़ जाएगा, तो आप इसको कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट में। डेबिट में क्या बोल के रिकॉर्ड करोगे, ब्रांच डेटर। तो ब्रांच डेटर क्यों आया, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। अब सेल्स रिटर्न कितने का है सर, 100 रुपीज का है, तो 100 रुपीज हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है गुड्स स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है वेस्टेज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स हमारा खराब हो गया। तो गुड्स खराब हो गया तो स्टॉक क्या होगा सर, स्टॉक तो घटेगा ना, घटेगा तो आप इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। ये हमारा स्पॉइल्ड है। स्पॉइल्ड को आप बेसिकली नॉर्मल लॉस भी बोल सकते हो या नॉर्मल वेस्टेज भी बोल सकते हो, आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे 50 रुपीज का आ गया जी। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटा है, ये हमने दिखा दिया है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, यानी ब्रांच ने गुड्स रिटर्न करा है हेड ऑफिस को, तो ब्रांच की स्टॉक क्या होगी, घटेगी। तो आप इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को इसने गुड्स रिटर्न करा 1000 रुपीज का, तो आप इसको 1000 यहां पे रिकॉर्ड कर लोगे, हो गए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ही अकाउंट को बैलेंस करने हैं और कुछ बैलेंस निकालने हैं। तो बैलेंस कैसे करना है, टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट या फिर टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड में टोटल आ रहा है 23,100, क्रेडिट की भी टोटल आनी चाहिए 23,100, बट क्रेडिट की टोटल आ कितनी रही है, तो 20,000, 21,000, 22,050 आ रही है। तो अमाउंट कितनी घट रही है, 1050। ये 1050 जो बैलेंस यहाँ पे आया ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, यानी बैलेंस सीडी। उसी तरह से आप डेटर को क्लोज करो तो डेटर्स की डेबिट में बैलेंस आ रही है 5,600, क्रेडिट में भी आनी चाहिए 5,600, बट क्रेडिट में आ कितना रहा है 5,300। तो बैलेंस कितने का आ रहा है 300। ये जो बैलेंस आएगा ये हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो यहां से क्या निकल गया, यहां से सब निकल गया क्लोजिंग स्टॉक और यहां से निकल गया क्लोजिंग डेटर। तो डेटर और स्टॉक आई होप की क्लियर है। अब मुझे और क्या बनाना है, मुझे बनाना है ब्रांच एडजस्टमेंट एंड ब्रांच P&L। तो यहाँ पे आप ब्रांच एडजस्टमेंट बना लो एंड ब्रांच P&L बना लो। अब मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं, इधर थोड़ा बना लेता हूं मैं ब्रांच एडजस्टमेंट। देखो जी ब्रांच एडजस्टमेंट हमने यहां पे बना दिया, थोड़ा और ऊपर ले लो, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट। ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट। आई होप कि ये इस लेजर के साथ मैच कर जा रहे हैं, तो इधर से ले लूंगा ब्रांच एडजस्टमेंट
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मुझे बनाना है सर। चलो ये मैं बना के यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से बनाना है। अब देखो ब्रांच एडजस्टमेंट और पीएनएल साथ साथ बनता है, तो ऊपर वाला जो कॉलम है ये ब्रांच एडजस्टमेंट का हो जाएगा और नीचे वाला ब्रांच पीएनएल का हो जाएगा। कैसे बनाते हो? सबसे पहले सर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे केवल लोडिंग आइटम्स को अनलोडिंग करना है, यानी जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स इंक्लूड है हर एक आइटम में उन सबको अलग करना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व हम लोग किधर बनाएंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है, तो इसका स्टॉक रिजर्व किधर बनेगा? स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में आप बना लो। 4000 का ओपनिंग स्टॉक था, तो 4000 इंटू प्रॉफिट कितना लिया गया? 25%। और किसका 25%? कॉस्ट का। तो मैंने बताया था कि कॉस्ट का जब 25% होगा तो 100 में भी आप रेट को ऐड कर दोगे, तो ये आ गया हमारे पास 800 का प्रॉफिट अलग हो गया। उसके बाद है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच में भी प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब ब्रांच में जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है 19,000 का टोटल गुड्स सेंड टू ब्रांच है, इसमें भी 25 अपॉन 125 आप करोगे तो 3,800 आ जाएगा। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, तो ये क्रेडिट में है, इसका रिजर्व किधर बनेगा? डेबिट में। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो कितने का गुड्स आपने रिटर्न किया है? 1000 रुपीज का, तो 1000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 आप करोगे तो ये आ जाएगा 200 रुपीज का। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी तो आपने निकाला, तो क्लोजिंग स्टॉक का आप स्टॉक रिजर्व बना लो डेबिट साइड में। टू स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व कितनी की बनेगी सर? 1050, तो 1050 का 25 डिवाइडेड बाई 125 करोगे 210 आ जाएगा। उसके बाद गुड्स स्पॉइल्ड है, स्पॉइल्ड का मतलब नॉर्मल लॉस, हमने क्या बताया था? नॉर्मल लॉस की जो लोडिंग पर्सन होगी वो लोडिंग पोर्शन चली जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में, तो यहां पे आप दिखा दोगे गुड्स स्पॉइल्ड। अब गुड्स स्पॉइल्ड जो है ये कितने का है? 50 रुपीज का, तो 50 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 करोगे 10 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद अब और क्या है जो यहां जाने वाला है? तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो सबके सब कहां जाते हैं? वो सबके सब जाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट एंड पीएनएल में। देखो एक चीज और, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड जो आपने लिख के दिखाया है इसको आप यहाँ पे ब्रांच पीएनएल लिख सकते हो, क्योंकि जो डिस्काउंट अलाउड है ये लॉस है हमारे लिए और ये पीएनएल में जाता है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये हमारा जस्ट डिस्काउंट था। क्लियर हो गया जी? चलो अब उसके बाद यहाँ पे जो स्पॉइल्ड है, स्पॉइल्ड का भी आप दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो, जैसा कि मैंने कल फॉर्मेट बताया था कि इसका जो कॉस्ट पोर्शन है उसके लिए ब्रांच पीएनएल को क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का कॉस्ट पोर्शन पीएनएल में नहीं जाता, केवल एबनॉर्मल लॉस का जाता है। तो स्पॉइल्ड के लिए जो उसका प्रॉफिट वाला पोर्शन है जो एडजस्टमेंट में मुझे भेजना है, तो आप 10 रुपीज से बाई ब्रांच एडजस्टमेंट में लिख सकते थे और बाकी 40 के लिए आप स्पॉइल्ड लिख सकते थे, क्योंकि ब्रांच पीएनएल में तो भेजना नहीं है। लेकिन अब अगर आपने स्पॉइल्ड में लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, आप इसको सीधा यहाँ पे भेज दो। बस ये माइंड में रखना कि जो भी हमारा नॉर्मल लॉस है उसका जो लोडिंग पोर्शन है, जो प्रॉफिट पोर्शन है, वो जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में, और जो एबनॉर्मल लॉस है उसका लोडिंग पोर्शन ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में, कॉस्ट पोर्शन पीएनएल के डेबिट में। बस इतना याद रखना है। क्लियर हो गए? अब उसके बाद देखो एक्सपेंसेस, हमारे पास ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है। हमने क्या बोला? ब्रांच एडजस्टमेंट में कौन सा एक्सपेंसेस जाता है? यहाँ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। हमारे पास डायरेक्ट क्या है? वेजेज। तो आप यहाँ पे वेजेज भी रिकॉर्ड करोगे डेबिट में, तो वेजेज आपने पे किया है कितना? 760 का आपने वेजेज रिकॉर्ड कर दिया। अब हमारे पास डेबिट में जाने के लिए कोई भी आइटम्स नहीं है, जितने भी आइटम्स थे सबको हमने भेज दिया ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको बैलेंस करोगे, तो यहां से या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा। आप चेक करो, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4600, तो डेबिट की टोटल भी आनी चाहिए 4600, बट इधर आ कितना रहा है? इधर आ रहा है 7980, 1180 आ रहा है। अब 1180 को आप इसमें से माइनस करोगे तो ये 3420 बचेगा। तो 3420 ये क्या हो गए जी? ये हो गए हमारे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब उसके बाद मुझे पीएनएल बनाना है। देखो मैंने बताया था कि मेरे पास स्पेस की कमी है थोड़ा, तो मैं पीएनएल यहाँ पे बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो जी, ये हमारे पीएनएल हो गए। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आए इसको हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे बाई
ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितने आ गए 3420। अब उसके बाद यहां पे मुझे क्या दिखाना है, सबसे पहले तो अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता तो उसकी कॉस्ट पोर्शन को मैं पीएनएल के डेबिट में रिकॉर्ड करता, जैसे 50 में 10 रुपीज का तो हमारा प्रॉफिट पोर्शन था, 40 जो बचता वो मैं यहां पे रिकॉर्ड करता। लेकिन ये नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस की केवल प्रॉफिट पोर्शन मुझे एडजस्टमेंट में भेजनी है, कॉस्ट पोर्शन कहीं नहीं भेजना। अब उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस है, एक रेंट रेट्स है और एक सन्डी एक्सपेंस है, ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सबके सब पीएनएल में रिकॉर्ड होंगे, रेंट एंड रेट्स, और दूसरा है सन्ड्री एक्सपेंस। तो इनको आप रिकॉर्ड कर लो। रेंट एंड रेट्स कितने हैं 900 और सन्ड्री एक्सपेंस है 100, 900 और 100। अब उसके बाद यहां जाने वाला कोई भी आइटम, हाँ एक और आइटम है, देखो आपने ब्रांच पीएनएल यहां पे लिखा था डिस्काउंट के लिए 200, तो ब्रांच पीएनएल जब आपने लिखा है तो ये डेबिट में आ जाएगा, क्या लिख करके ब्रांच डेटर। ब्रांच डेटर ये क्यों आया, क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउड करा था सर, तो डिस्काउंट अलाउ करा था तो ये यहाँ पे आएगा ना, तो डिस्काउंट आपने दिया था 200 रुपीज का। उसके बाद और कुछ भी यहाँ नहीं आने वाला है। आप पीएनएल को क्लोज करो, तो पीएनएल को जब आप क्लोज करोगे तो टोटल कितनी आने वाली है 3420 क्रेडिट आ रहा है, डेबिट भी आना चाहिए 3420। अब जो बैलेंस यहाँ पे आएगा ये बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो 3420 में से आप इन तीनों का यानी 1200 को माइनस कर दोगे तो 2220 ये हमारे प्रॉफिट्स हो गए। तो इस तरीके से मुझे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एज वेल एज ब्रांच पीएनएल अकाउंट ये बना के चलना है। याद रखना ये जो पीएनएल अकाउंट है इसी के नीचे का पार्ट है, मेरे पास स्पेस नहीं था जिसकी वजह से ये इधर मुझे बनाना पड़ा। तो यहां तक ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम्स रहता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मैं मैसेज को आपका रिप्लाई करूंगा कि किस तरीके से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बुक्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप कर डालो, जितने भी क्वेश्चंस आप सारे क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।